हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचपी जीके विद अनु में। तो आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी चंबा डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री के बारे में। इसमें मैंने चंबा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट 1 ऐड किया है। पार्ट 2 में अगली वीडियो में कवर करवाऊंगी। तो ये जो नोट्स है ये है वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश की बुक से, जो ऑल एचपी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री। चंबा डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री के बारे में हमारे को बहुत सारी चीज़ों से पता लगता है। इसका सबसे मेन रीज़न तो ये है कि पूरे जो पंजाब हिमालय व हिमाचल हिमालय का इकलौता रियासती राज्य चंबा ही था जो बाहरी आक्रमण से वंचित रहा। जैसे हम बाकी डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो वहाँ पे मुस्लिम, गोरखों या फिर अन्य हिंसाएं होती रही, लेकिन चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमालय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे आक्रमण बहुत कम रहा। इसी कारण चंबा रियासत के इतिहास के संबंध में हमें विस्तृत जानकारी शोधकर्ताओं से प्राप्त होती हैं। चंबा के राजाओं के बारे में जो विवरण है तो कल्हण की राजतरंगी में मिलता है। ये लाइन थोड़ी इम्पॉर्टेंट है कि कल्हण की राजतरंगी जो बुक है उसमें चंबा की हिस्ट्री का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलता है। अगर हम उपलब्ध रिकॉर्ड देखें तो हमारे पास जो अभी उपलब्ध रिकॉर्ड है उसमें है पत्थर लेख, प्रतिमा लेख, शिला लेख तथा ताम्र लेख। ये है पत्थर लेख में पत्थरों पे कुछ या फिर किसी राजाओं के बारे में लिखा है, प्रतिमा में किसी की मूर्तियाँ वगैरह बनाई हैं, शिलालेख में शिलाओं पर लिखा गया है, ताम्र लेख में ताम्र के पत्तों पर जो राजा इम्पोर्टेंट काम करते थे उन सब के बारे में लिखा जाता है। इनमें सभी पत्थर लेख सबसे प्राचीन हैं। जो पत्थरों पे लिखे गए लेख हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के वो बहुत ज़्यादा प्राचीन हैं। इनमें सबसे प्राचीन गुप्त काल का लेख है जो 7वीं शताब्दी के लेख हैं। तो इससे तो हमें पता लग गया कि चंबा डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री के बारे में हमें कैसे कैसे पता लगेगा। सबसे पहले यहाँ बाहरी आक्रमण नहीं हुआ था, जिसके कारण जो भी शोधकर्ता थे उन्होंने चंबा के रियासत के राजाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। दूसरा है कल्हण की राजतरंगी बुक, और जो हमारे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड लिए हमने पत्थर लेख, प्रतिमा लेख, शिलालेख व ताम्र लेख से। तो चंबा राज्य की स्थापना की अगर बात करें तो चंबा राज्य की स्थापना 6वीं शताब्दी के मध्य में सूर्यवंशी राजा मेरू ने डाली थी। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहीं पे ये लिखा जाता है कि चंबा की स्थापना किसने की, ऑप्शन होता है राजा मेरू या होगा राजा मेरू वर्मन। तो ये दोनों ही ऑप्शन, ये इनमें जो भी दिया होगा ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों ही एक जगह दिया हो, लेकिन राजा मेरू या राजा मेरू वर्मन ने ही चंबा रियासत की स्थापना की थी। वंशावली के अनुसार इस राजा के पूर्वज अपने आप को अयोध्या के रामचंद्र से जोड़ते थे। जो राजा मेरू है वो अपने पूर्वजों को अयोध्या के राजा रामचंद्र जी से जोड़ते थे। प्राचीन काल में इस वंश के लोग अयोध्या से आकर गंगा की भीतरी घाटी में आए और कल्पा नामक स्थान पर रहने लगे। तो ये लोग अयोध्या से आए और कल्पा नामक स्थान पर रहने लगे। जो मेरू था उसके 3 पुत्र थे। जब उसके तीनों पुत्र बड़े हुए तो उसने अपनी कल्पा का सारा जो राजकाज था अपना जो बड़ा बेटा था उसे दे दिया, और वो अपने 2 पुत्रों को लेकर कश्मीर की ओर चल पड़ा। उसने अपने एक पुत्र को कश्मीर में ही छोड़ दिया और अपना तीसरा पुत्र जैस्तम को लेकर रावी नदी की घाटी पर पहुंचा। अब आप ये देख सकते हैं कि जब वो उसका तीसरा पुत्र जो था जैस्तम को लेकर वो रावी नदी की घाटी पर पहुंचा, तो जो रावी घाटी है वो कहाँ है, चंबा में। वहाँ पर उसने स्थानीय राणाओं और ठाकुरों को अपने अधीन किया। जब तक मेरू नहीं आए थे तब तक जो चंबा था उस पे छोटे छोटे राजाओं, राणाओं और सामंतों का अधिकार था। जैसे ही मेरू आए तो उन्होंने स्थानीय राणाओं और ठाकुरों को अपने अधीन किया और ब्रह्मपुर नगर की बुनियाद रखी।
ठीक है। तो उसने अपनी जो राजधानी थी या अपना जो नगर बसाया वो ब्रह्मपुर है, जो आज किस नाम से जाना जाता है, भरमौर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आदित्य वर्मन के बारे में। तो मैं इम्पोर्टेंट राजाओं के बारे में ही करवाऊंगी, तो क्योंकि इतनी सारी डिटेल में दिया है तो ये पढ़ना मतलब पॉसिबल नहीं है, तो मैं इम्पोर्टेंट राजा को ही लेकर चली हूँ। आदित्य वर्मन ने सबसे पहले अपने नाम के साथ वर्मन उपनाम जोड़ा था। तो किसने जोड़ा था? आदित्य वर्मन ने। भरमौर के प्राचीन लेखों में इसका नाम 2 बार आया है। इन शिला लेखों को उसके प्रपौत्र मेरुवर्मन ने खुदवाया था। तो सबसे पहला इसमें की पॉइंट ये है कि किसने अपने नाम के साथ वर्मन जोड़ा था, तो वो है आदित्य वर्मन, और इसके शिलालेख हमें भरमौर से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है बाला बर्मन। भरमौर के ताम्रपत्र में बाला बर्मन का नाम मिलता है। उसके बाद बात करते हैं दिवाकर बर्मन की। इसका जो उल्लेख है, इसका उल्लेख भी भरमौर के लेख में मिलता है, परंतु वंशावली तथा क्षत्राड़ी लेख में इसका नाम देववर्मन मिलता है। तो जो दिवाकर वर्मन का जो नाम है, वंशावली और क्षत्राड़ी के लेखों में इसका नाम देववर्मन मिलता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेरुवर्मन। ये इम्पॉर्टेंट राजा है, ये बहुत ही योग्य शासक था। जो मेरुवर्मन था ये बहुत ही योग्य शासक था। तो सबसे पहले इसने क्या किया, जो अपनी राजधानी ब्रह्मपुर थी उसकी सीमा दूर दूर तक फैलाई। इसने क्षत्राड़ी के क्षेत्र को जीतकर अपने अधीन किया। मतलब इसने अपने राज्य का एक्चुअल विस्तार, जो मतलब जो इसने शक्ति थी इसने ही बढ़ाई थी अपने राज्य की। तो इसके बारे में ऐसा बोलते हैं कि कुल्लू के इतिहास में इस राजा के बारे में एक उल्लेख मिलता है कि इसने जो कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल था उसको हराया, और उसे मतलब इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, मेरुवर्मन और दत्तेश्वर पाल के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में दत्तेश्वर पाल मारा गया और उसके पुत्र भी मारे गए। तो जो उसके सारे पुत्र तो मारे गए, लेकिन जो उसका एक पुत्र था सीरतपाल वो बच गया, और वो भागकर बुशहर में जाकर उसने शरण ले ली, और उसके जो वंशज थे 5 पीढ़ी तक ही बुशहर में रहे थे। तो ये लाइन इम्पॉर्टेंट है कि मेरुवर्मन ने कहाँ के राजा को मारा था, और उसके मतलब कौन बुशहर में किसने शरण ली थी, कुल्लू के कौन सा राजा था जिसने बुशहर में शरण ली थी, तो वो है सीतलपाल। जो मेरुवर्मन है उसने बहुत सारे मंदिर बनाए। इसने शक्ति देवी का मंदिर बनाया और एक वहाँ पे पीतल की मूर्ति स्थापित की। गम नामक स्थान पर एक शिलालेख भी मिला है इसका, और जो ये गम नामक स्थान पर इसका शिलालेख है, यह लेख एक सामंत राणा अस्तादेव का है, जो मेरुवर्मन का सामंत माना जाता था। ऐसा हो सकता है जो गम नामक स्थान पर लेख है वो राजा मेरुवर्मन ने अस्तादेव जो उसका सामंत था उसकी स्मृति में बनाया होगा। मेरुवर्मन ने बहुत से प्रसिद्ध मंदिर भी बनवाए, और ये मंदिर मैंने हिस्ट्री के टॉपिक कवर करवाते टाइम भी बता दिया था। ये मंदिर आज भी भरमौर में विद्यमान है। इसमें है मणिमहेश, लक्षणा देवी, गणेश का मंदिर, और मणिमहेश के मंदिर के मतलब सामने नंदी की मूर्ति है, और ये तीनों मंदिर में ही मेरुवर्मन के लेख का उल्लेख मिलता है। सूर्यमुखी मंदिर का निर्माण भी मेरुवर्मन ने ही करवाया था। नेक्स्ट करते हैं अजयवर्मन, और इसके टाइम की बात इम्पॉर्टेंट ये है कि भरमौर के गद्दियों का मानना है कि वो अजयवर्मन के समय में यहाँ आकर बस गए थे। वो ऐसा मानते हैं कि वो दिल्ली से आकर यहाँ पे बस गए थे। जब इसके पुत्र बड़े हुए तो राजा संन्यास लेकर रावी और बुंदेल नदियों के संगम पर अलांसा के निकट रहने लगा। इसने अपना सारा राजकाज त्याग दिया और अलांसा के निकट
रहने लगा। तो वो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा राजा था जिसने संन्यास लेकर अलांसा के निकट रहना शुरू कर दिया था, तो वो है अजय वर्मन। नेक्स्ट बात करते हम लक्ष्मी वर्मन के बारे में। जो लक्ष्मी वर्मन था ये बहुत कम समय के लिए ही राजा बन सका था, क्योंकि इसके राज्य के समय में हैज़ा और महामारी फैल गई थी। इससे बहुत से लोग मर गए थे और जनसंख्या घट गई थी। तो इस बर्बादी से लाभ उठाने के मकसद थे, एक किरा नामक जाति थी, उन्होंने क्या कर दिया, ब्रह्मपुर पर आक्रमण कर दिया। अगर हम कीरा की बात करें तो ये कैसी जनजाति होती हैं, तो ओरेलस्टाइन का कहना है कि ये कश्मीर से पूर्व की ओर बसने वाले पर्वतीय तिब्बती होते हैं, या ये पर्वतीय तिब्बती है या यारकंदी हो सकते हैं, जो जंगलों में भटकते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, जिन्होंने इन्होंने क्या किया, चंबा पर आक्रमण करके अपना विस्तार कांगड़ा में कीरग्राम तक बढ़ाया था। और कीरग्राम क्या है, बैजनाथ का पुराना नाम है जो आज कांगड़ा में है। तो उन्होंने चंबा में भी आक्रमण किया और साथ साथ उन्होंने कांगड़ा तक वो आक्रमण करते चले गए और अपने क्षेत्र को बढ़ाते हुए चले गए थे। तो इस युद्ध में जब किरा नामक जनजाति ने इस पे लक्ष्मी वर्मन पे आक्रमण किया था तो राजा की मृत्यु हो गई थी। तो ये मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके ऐड करने की कोशिश की है। उसके बाद जो राजा बना था वो बना मुशावर्मन। तो इसको हम थोड़ा आगे से ही देख लेंगे। तो ये देखना, जैसे हमने पिछले पढ़ा कि 680 ईस्वी में जो राजा था वो मेरुवर्मन था। उसने क्या किया था, कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल पर भी आक्रमण किया था। और वहाँ का जो उनका एक जो राजा था दत्तेश्वर पाल का जो पुत्र था शीतलपाल, उसने बुशहर में शरण ले ली थी। तो जैसे ही अब हम सीधे लक्ष्मी वर्मन देखेंगे। जब किरा नामक जनजाति ने आक्रमण किया लक्ष्मी वर्मन पर, तो उसी समय ही जो कुल्लू का राजा जो बुशहर में रह रहा था, उनकी 5वीं पीढ़ी जो जरेश्वर पाल थी, उसने भी लक्ष्मी वर्मन पर आक्रमण कर दिया था। तो जैसे ब्रह्मपुर में उथल पुथल हुई, तो जो कुल्लू के शरणार्थी राजा जो जरेश्वर पाल था, उसने बुशहर से सहायता ली, ब्रह्मपुर पर आक्रमण किया और सेनाओं को कुल्लू से खदेड़ कर अपना राज्य उसने वापस ले लिया था। जब राजा लक्ष्मी वर्मन मारा गया तो उस समय उसकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन जो लक्ष्मी वर्मन की रानी थी वो क्या थी, गर्भवती थी। तो मंत्रियों और पुरोहितों ने ऐसा किया कि रानी को पालकी में बिठाया और ब्रह्मपुर से पूर्व की तरफ भाग गए। जब रानी थोड़ा से गांव से आगे पहुंची तो उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। रानी ने कहा कि वो थोड़ा सा थोड़ा सा रेस्ट करती हैं और आगे चलती हैं। तो वो तो पालकी से उतरी और एक गुफा के पास चली गई। वहाँ उसने एक पुत्र को जन्म दिया और वापस पालकी के पास आ गई। अपने पुत्र को उसने वहीं छोड़ दिया गुफा में। पालकी उठाने वालों को रानी पर कुछ संदेह हुआ तो उन्होंने मंत्री और पुरोहितों से बात की। रानी से पूछताछ की गई तो रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि रानी को भी डर था कहीं वो उसके पुत्र को ना मार दे। लेकिन मंत्री और पुरोहितों ने रानी से कहा कि तुम्हारे पास हमारी अमानत थी, इसीलिए तो हम तुम्हें पालकी में उठा कर लाए थे। इस पर रानी को सारी बात समझ आ गई और उसने सच सच बता दिया। जब सब लोग गुफा के पास गए तो देखा कि बच्चा स्वस्थ है, ठीक है, लेकिन उसके चारों ओर जंगली चूहे, जिन्हें स्थानीय भाषा में मूशे कहा जाता है, वो वहाँ पर एकत्रित हो गए थे। यह देखकर सब लोग प्रसन्न हुए और बच्चे को उठाकर ले गए। तो जो ये राजा है, उन्हीं चूहों के कारण इसका नाम मुशावर्मन पड़ा था। तो रानी को तो अपना राज्य छोड़ना पड़ा था और वो जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगी थी। रानी ने उस ब्राह्मण को अपना गुरु बना लिया था, लेकिन अपने और अपने पुत्र के बारे में कुछ नहीं बताया।
लेकिन जब बाद में उसके पुत्र के बारे में ब्राह्मण को पता लगा तो ब्राह्मण ने उसकी सहायता की और अंत में जो मुषावर्मन है उसको अपना राज्य वापस मिल गया था। बाकी तो इसमें डिटेल बहुत है, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट है हम उतना ही करेंगे। नेक्स्ट राजा है मृत्युंजय वर्मन। इसका पता हमें एक शिलालेख से लगता है जो धौलाधार के पैरोली रगाला में स्थित है। तो पैरोली रगाला में किसका शिलालेख है? मृत्युंजय वर्मन का। नेक्स्ट और बहुत इम्पोर्टेंट जो राजा हैं हम उसके बारे में कर लेते हैं। उसका नाम है साहिल वर्मन और इसका शासनकाल है 920 ईस्वी। तो साहिल वर्मन ने अपनी राजधानी ब्रह्मपुर से चंपानगर स्थापित की। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये ही बन जाता है कि किसने अपनी राजधानी ब्रह्मपुर से चंबा में स्थापित की, तो वो है साहिल वर्मन। साहिल वर्मन ने, अब आपको जैसे ही चंबा के बारे में पढ़ते हुए पता लग रहा ही है कि इनका जो झगड़ा था वो कुल्लू से तो था ही। तो साहिल वर्मन ने सबसे पहले कुल्लू पर आक्रमण कर दिया, लेकिन कुल्लू के जो वहाँ का राजा था उसने भी एक चाल चली। उसने जो कुल्लू पर आक्रमण कर रहे थे लोगों को, उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया और लेकिन ब्यास नदी के किनारे उनको धोखे से मार दिया। बाद में जो साहिल वर्मन है और कुल्लू के राजा हैं उन दोनों के बीच आपसी समझौता हो गया। एक बार साहिल वर्मन के राजा बनने के बाद ब्रह्मपुर में 84 योगियों की टोली आई। उस समय साहिल वर्मन की कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन 84 ब्राह्मणों ने साहिल वर्मन को वरदान दिया कि तुम्हारे 10 पुत्र होंगे। राजा ने फिर उनसे विनती की कि आप लोग जब तक आपका वरदान पूरा ना हो आप ब्रह्मपुर में रह सकते हैं, मतलब चंबा में रह सकते हैं। तो उसके बाद जो साहिल वर्मन है उसके 10 पुत्र पैदा हुए और एक पुत्री पैदा हुई। जो साहिल वर्मन का सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम युगांकर वर्मन था और जो उसकी पुत्री थी उसका नाम चंपावती था। और साहिल वर्मन ने चंबा नगर का नाम अपनी पुत्री चंपा के नाम पर ही रखा और पहले चंबा नगर को चंपापुरी भी कहा जाता था। अब हम इसके टाइम में देख लेते हैं सुई मेला। मतलब सुई मेला कैसा लगा, क्यों लगता है, इसकी स्टोरी क्या है, ये देख लेते हैं। तो जब राजा ने चंबा में नगर बसाया तो वहाँ पे पानी की बहुत ही कमी थी। तो लोगों को, जो उसकी राजा की प्रजा थी, उनको पानी लाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था। तो राजा ने सोचा कि इस पानी के कष्ट को दूर करने के लिए एक नाला बनाया जाए। राजा ने 2 मील दूर सरौता नाले से चंबा नगर में पानी लाने के आदेश दिए, परंतु उनको सफलता नहीं मिली। नहरें बनाई गई लेकिन उसमें पानी नहीं आया। बहुत प्रयत्न किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक रात राजा को स्वप्न आया, तो सपने में राजा से कोई कह रहा था कि नहर में पानी तभी आएगा जब पानी के मूल स्रोत पर रानी या राजा के कोई वंशज अपना बलिदान दे दे। राजा ने ये बात अपनी रानी से कही। रानी ने अपना बलिदान देना चाहा, तो रानी ने क्या किया, बलोटा गांव है वहाँ पे जहाँ पे नहर बनाई जा रही थी, उसने एक ज़मीन में एक गड्ढा खुदवाया और अपनी दासियों के साथ वो वहाँ पे सती हो गई। जब उसने गड्ढे में प्रवेश किया और जैसे ही उस पे मिट्टी डाली जा रही थी तो ऐसा कहते हैं कि नहर से पानी चढ़ने लगा और तब से लेके पानी बराबर चढ़ता रहा। और इसी बलिदान के कारण सुई मेले का आयोजन किया, मतलब सुई मेले का जो है वो प्रतिवर्ष साहिल वर्मन ने करवाया था इसका आयोजन। इस मेले में जो है केवल स्त्रियां और बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिस रानी ने बलिदान दिया है उस रानी का नाम नैना देवी माना जाता है। और सुई मेला 15 प्रतिवर्ष लगता है और ये लगता है 15 चैत्र से 1 बैसाख तक। तो ये था सुई मेले का। तो और कौन कौन से मंदिर हैं
चंबा में। एक है चंपावती देवी मंदिर, ये साहिल वर्मन ने अपनी पुत्री के नाम पे बनवाया है। उसके बाद चंद्रगुप्त और कामेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर में क्या है, यहाँ पे विष्णु की मूर्ति है और ये संगमरमर की बनी हुई मूर्ति है, जो संगमरमर विंध्याचल के पर्वत से लाया गया था। और कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने के लिए जो साहिल वर्मन है उसके 9 पुत्र मारे गए थे, क्योंकि वो संगमरमर लाने विंध्याचल गए थे और रास्ते में डाकुओं से मुठभेड़ होते हुए वो सब मारे गए थे और सिर्फ उनका एक ही पुत्र जीवित रहा, जिसका नाम है युगांकर वर्मन। चंबा में अपनी एक मुद्रा चलती थी जिसका नाम है चकली, और ये चकली तांबे की थी। और जो साहिल वर्मन था उसने क्या किया था, जो चरपटनाथ साधु के सम्मान में छिद्रित कान अंकित करवाया था। तो जो चरपटनाथ साधु है ये क्या बोलते, साहिल वर्मन के शासनकाल में आरंभ से ही रहा था और इसका बहुत बड़ा योगदान था। बाद के राजाओं ने इस मुद्रा पर विष्णुपद अंकित करवाया था और अंत में राजा ने अपने बड़े पुत्र युगांकर वर्मन को राजा बनाकर स्वयं योगी चरपटनाथ के साथ संन्यास ले लिया था। वहाँ पर 84 साधुओं के लिए उसने 84 मठ भी बनवाए थे, अब जिन्हें 84 कहा जाता है। ये 84 साधु वही है जिन्होंने साहिल वर्मन को 10 पुत्रों का वरदान दिया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम युगांकर वर्मन। ये साहिल वर्मन का सबसे बड़ा पुत्र था। इसका जो राज्य है ये 940 ईस्वी पूर्व मिलता है। इसने ब्रह्मपुर भरमौर में स्थित नरसिंह मंदिर के लिए भूमि दान की थी। तो पहला तो ये इम्पोर्टेंट है कि इसके समय में नरसिंह मंदिर बनवाया था, लेकिन जो ये नरसिंह मंदिर है ये बनवाया था युगांकर वर्मन की पत्नी त्रिभुवन रेखा ने। इसने चंबा में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के साथ ही गौरी शंकर का मंदिर भी बनवाया था। जो युगांकर वर्मन है ये भी एक योग्य शासक था। उसके बाद हम बात करते हैं अस्तु वर्मन की, जिसका शासनकाल 1080 ईस्वी मिलता है। राजतरंगिणी में लिखा है कि चंबा के राजा अरस्तु वर्मन ने सन 1087 से 88 ईस्वी में कश्मीर के राजा कलश को वफादारी जताने गया। मतलब राजतरंगिणी में ऐसा मिलता है कि जो अस्तु वर्मन था वो कश्मीर गया था ताकि वो जो राजा कलश है उसको खुश कर सके। तो वो राजा कलश खुश हो गया था और उन्होंने आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया था। जो राजा अस्तु वर्मन की बहन थी वापिका, और वापिका का विवाह कलश से हुआ था और बाद में वापिका का पुत्र हर्ष कश्मीर का राजा बना था। जो हर्ष था वो बहुत ही बहादुर राजा था। जो इसका मतलब इसके हर्ष के बारे में हिस्ट्री में बहुत पढ़ने को भी मिलता है। नेक्स्ट है ज्येष्ठ वर्मन। लगभग जो इसका समय काल है वो 1105 ईस्वी में मिलता है। इसका पता भी हमें राजतरंगिणी से लगता है, जो कलहण की बुक है। और 1101 ईस्वी में चंबा के राजा ज्येष्ठ वर्मन ने हर्ष की लाहार वंश के सुसल के विरुद्ध मदद की थी। तो जो ज्येष्ठ वर्मन था उसने हर्ष की सहायता की थी सुसल के विरुद्ध, परंतु हर्ष और ज्येष्ठ वर्मन हार गए थे और सुसल ने उन्हें बंदी बनाकर विजेश्वर मंदिर में रखा था। इस राजा के समय में एक शिलालेख सुरा में लोर टिकरी में पाया गया। ज्येष्ठ वर्मन के समय सुरा का शिलालेख पाया गया। कहाँ पे? लोर टिकरी में। इस समय पांगी और चुरा चंबा के भाग थे। जो ये शिलालेख है इससे हमें पता लगता है कि जो पांगी और चुरा है उसी टाइम से चंबा के पार्ट्स थे। अब हम बात करते हैं उदय वर्मन की। उदय वर्मन ने अपनी पुत्रियों का विवाह जिनका नाम था देवलेखा और तरल रेखा, उन दोनों का विवाह सुसल से करवाया था। नेक्स्ट है ललित वर्मन। ललित वर्मन के समय में हमें 2 प्रसिद्ध शिलालेख मिलते हैं। एक है देवारी कोटी और दूसरा है पांगी के सालही। जो देवारी कोटी शिलालेख है वो राणा नागपाल ने ललित वर्मन के 17वें
जन्मदिन पर बनवाया था, जो कि एक पनिहार पर लिखवाया गया था। पांगी के जो स्लाही का जो शिलालेख है, राणा रुद्रपाल ने ललित वर्मन के 27वें वर्ष पर अंकित करवाया था। और ये दोनों ही शिलालेख में ये जो ललित वर्मन है उसको महाराजा धीराज लिखा गया है। तो ये पूछा जाता है कि देवारी कोटी और पांगी के स्लाही के शिलालेख किसके काल के हैं, तो ललित वर्मन के समय के हैं। तो किस शिलालेख में महाराजा धीराज लिखा गया है, तो वो है देवारी कोटी और पांगी के स्लाही। और किसके लिए लिखा गया है, तो वो है ललित वर्मन के लिए। अगर ये इतना ही इम्पोर्टेंट है, और पार्ट 2 में आपको कल या नेक्स्ट वाली वीडियो में करवा दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो या फिर मेरा टॉपिक थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।